हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट, जहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आने से पहले पहले हमें हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एडोलसेंट लर्नर। पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसमें हम आज का टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है एडोलसेंट लर्नर। तो एडोलसेंट लर्नर क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम सभी कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी वीडियो वॉच कीजिए, ताकि आपको जो है हर एक कंसेप्ट अच्छे से पता चले और आप जो है पेपर में इस टॉपिक पर अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है एडोलसेंट लर्नर। तो अगर इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है सब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंट लर्नर क्या होता है? एक्चुअली में एडोलसेंट का मीनिंग जो है वो है एडोलसेंस, यानी कि ऐसा इंसान, ऐसी चीज़ जो कि क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। कहाँ से ग्रो कर रही है? मैच्योरिटी की तरफ। अब जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, हम सबसे पहले चाइल्डहुड में रहते हैं और चाइल्डहुड से हम एडल्ट में जाते हैं। तो उसमें जो ड्यूरेशन लगता है, उस ड्यूरेशन में जो हम लर्निंग करते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? एडोलसेंट लर्नर कह सकते हैं। जो भी इंसान इस स्टेज में होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडोलसेंट लर्नर हम उसे कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, वहाँ से चाइल्डहुड टू एडल्टहुड तक हमारी जो है वो ट्रैवलिंग रहती है। ठीक है, जो पीरियड हमारा रहता है इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, उसे हम क्या कह सकते हैं? एडोलसेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम एडोलसेंट लर्नर, एज अ एडोलसेंट लर्नर हम उसे क्या करते हैं? हम वहाँ पर लर्निंग करते हैं। तो इसी तरह से उस पीरियड में क्या क्या होता है, उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर की होती है, क्या डेफिनेशन हम डिफरेंट साइंटिस्ट बताते हैं इस एडोलसेंट लर्नर की, और एडोलसेंट लर्नर का एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, ये सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो एडोलसेंट टर्म क्या है, कहाँ से निकली है? एडोलसेंस, इस वर्ड से हमारी जो है वो जो एडोलसेंट की मीनिंग है वो निकल के आती है, यानी कि ग्रो टू मैच्योरिटी है। ठीक है, ग्रो यानी कि इम्प्रूवमेंट होना, या फिर ग्रो टूवर्ड्स मैच्योरिटी हम यहाँ पर भी कह सकते हैं। ठीक है, एडोलसेंट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। जो भी पीरियड रहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक जो भी बीच में का पीरियड रहता है उसे हम क्या कह सकते हैं? एडोलसेंस कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है वो एडोलसेंस जो पीरियड है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसे कि अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया है, एडोलसेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पीरियड ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट विच टू द टीचर हैज़ टू डील। अभी क्या होता है, जो भी एक लर्नर होता है जो एडोलसेंस से, यानी कि एडोलसेंस पीरियड में होता है, जैसे कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में वो ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रैवल करता है उस पीरियड में, तो वहाँ पर जो है टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ पर टीचर को बहुत सारी ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज आती है जो टीचर को क्या करनी पड़ती है? फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है एडोलसेंट लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी डेफिनेशन है, वो सभी हमें देखनी है, ताकि जब हम एज अ टीचर किसी स्टूडेंट के साथ बिहेव करें तो हमें पता चले कि हमें उनसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, एडोलसेंस हैव टू फेस एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज टू अनेबल देम टू फेस ऑल देयर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। यानी कि एडोलसेंस स्टेज में हम जब भी रहते हैं एज अ स्टूडेंट, तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है कि जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उनको फेस करने की कैपेसिटी जो है एडोलसेंट लर्नर में हमें क्या करनी होती है? इम्प्रूव करनी होती है। तभी जो है हम हमारे एज अ बेस्ट टीचर वहाँ पर हमारा रोल
प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द एडल्सेंट्स हैव टू बी सो एजुकेटेड सो दे शुड also build their life in a way that they may successfully do bring about the welfare of the society। यानी कि एडल्सेंट को क्या करना चाहिए, एडल्सेंट्स को यहाँ पर जो अपनी लाइफ इस तरह से बिल्ड करनी चाहिए कि अगर जब भी वो किसी सोसाइटी में रहे या फिर अगर वो अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो क्या करे, अब उसके लिए जो है वो मेहनत करे। इस तरह से जो है एडल्सेंट्स की लाइफ होती है। अगर वो किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ पर ट्राई कर लेना चाहिए कि वो सोसाइटी किस तरह से आगे डेवलप हो। खुद में भी डेवलपमेंट उन्हें एडल्सेंट को क्या करनी चाहिए, लानी चाहिए, ताकि जब भी किसी को भी या फिर कोई भी अगर मुसीबत में हो या फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो एडल्सेंट है वहाँ पर वो क्या कर सके, वहाँ पर हेल्प कर सके। तो इस तरह से एडल्सेंट लर्नर की कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उन्हें किस तरह से हमें समझना चाहिए, ये सारी बातें हमें देखनी होती है। इसीलिए हमने ये जो सारे पॉइंट्स है वो एक बार कवर करवा लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एडल्सेंट लर्नर का मीनिंग यहाँ पर हमें याद रखना है। क्या मीनिंग होता है, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं, या फिर ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरिटी। लेकिन ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरिटी किस स्टेज में के बीच में हो जाती है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। इन दोनों स्टेज के बीच में जो भी मैच्योरिटी रहती है उसे हम कैसे कह सकते हैं, एडल्सेंट लर्नर की में जो भी चेंजेस वहाँ पर होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें जो है सभी कुछ वहाँ पर देखना होता है। किस तरह से वो बिहेव करेंगे, किस तरह से उनके इमोशनल्स रहेंगे, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट वहाँ पर होगी, ये सारी बातें हमें क्या करनी होती है, ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमें जो है डेफिनेशन देखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब भी आप फ्यूचर में एज ए प्रोफेसर वर्क करेंगे तो उसके लिए भी। तो क्रोनोलॉजिकल डेफिनेशन एंड सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, इस तरह के दो डेफिनेशन हमारे पास हैं। एक है क्रोनोलॉजिकल, एक है सोशियोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस इज़ अ स्पैन ऑफ लाइफ, यानी कि ये कुछ ड्यूरेशन है लाइफ का, रेंजिंग फ्रॉम 12 to 18, यानी कि जब हम 12 ईयर से और 18 ईयर के बीच में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर हमारा एडल्सेंट जो पीरियड होता है वो रहता है। एडल्सेंट लर्नर जब हम बनने वाले होते हैं तो वो 12 to 18 ईयर के बीच में होता है, जहाँ से हम चाइल्ड से एडल्टहुड में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, एंड हैविंग इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंस, वहाँ पर जो है वो कल्चरल डिफरेंस आता है एंड इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। यानी कि जब भी हम थिंकिंग हमारी जो है वो इसी स्टेज में इम्प्रूव होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी जो पिछली पीढ़ी होती है, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं हमारे पेरेंट्स वहाँ पर होते हैं, तो उनका जो कल्चर है वहाँ पर उनके 12 to 18 ईयर्स के में वहाँ पर वो ग्रो हो चुका होता है। अब जब हम 12 ईयर्स के हो चुके हैं तो वहाँ पर हमारा कल्चर उस हिसाब से होगा। देन हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनका कल्चर उनके 12 to 18 ईयर्स में क्या होगा, डेवलप होगा। तो इस ईयर में जो है उनका कल्चर, उनकी जो सोच रहती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसे एडल्सेंट लर्नर, एडल्सेंस पीरियड यहाँ पर हम कहते हैं। तो एक बार इसे अच्छे से याद रखना है, दिस इज अ स्पैन ऑफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स एंड हैविंग इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, ये तो हो गई क्रोनोलॉजिकल डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। अब सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, एडल्सेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स टू सेल्फ सफिशिएंट एडल्टहुड। यानी कि हम अभी तक जब तक कि हम 12 ईयर्स के रहते हैं तब तक कि हम क्या रहते हैं, अपने पेरेंट्स पे पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। जो भी चीज़ होनी है वो पेरेंट्स के पूछ के करने होते हैं। जो भी हमें करना है लाइफ में उस वहाँ पर भी हम चेंजेस किससे करते हैं, पूछ के करते हैं, पेरेंट्स से पूछ के करते हैं। या फिर जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है हम पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं करते। लेकिन जब हम एडल्सेंट स्टेज से बाहर आते हैं, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट पीरियड में हम जब आते हैं तो वहाँ पर हमारे जो है हम क्या करते हैं, खुद इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। सेल्फ सफिशिएंट एडल्टहुड हम खुद में जनरेट करने की कोशिश करते हैं।
तो इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, एडोलेसेंट पीरियड यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारी दो डेफिनेशन, क्रोनोलॉजिकल डेफिनेशन एंड सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस थी। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एडोलेसेंट लर्नर की। तो वहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं। तो चलिए वन बाय वन इसे हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है हमारी नॉट अंडर कंट्रोल। अभी जैसे कि इसका नेम है वैसे ही उसका मीनिंग है। सबसे पहले जो है नॉट अंडर कंट्रोल, यानी कि जो भी एडोलेसेंस इस पीरियड में रहते हैं वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रह सकते। जैसे कि उनको जो है हमेशा टेंस रहते हैं, वो उनका जो है इमोशनली वो जो है बिल्कुल भी अनस्टेबल रहते हैं, बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। यानी कि अगर उन्हें टॉलरेट अगर किया जाए या फिर उनके पेरेंट्स का या फिर टीचर का स्ट्रिक्टली बिहेव करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए उनकी जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा नॉट अंडर कंट्रोल रहती है। यानी कि अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए बोला जाए कि ये ना करो तो वो पहले करेंगे, या फिर ऐसा हो जाता है कि अगर पेरेंट्स ने उन्हें किसी चीज़ के लिए मना कर दिया या फिर उन्हें जो करना है वो सिर्फ वही करते हैं। तो इसीलिए जो है उनकी कैरेक्टर यानी उनकी जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहते। उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। यानी कि वो एक पल के लिए कुछ और सोचते रहते हैं और दूसरे पल के लिए उन्हें वो कुछ और सोचते हैं। इसी तरह से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहती है। इमोशनली वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहते। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो भी उनकी इमोशंस है वो पहले तो हमें पता है कि कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन अगर उन्हें जो है फैमिली से प्रॉपर लव, प्रॉपर अफेक्शन, प्रॉपर केयर अगर उन्हें नहीं मिलती तो उनकी नीड वो फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, अवे होम से जो है वो बाहर निकल कर वहाँ पर वो ढूंढने लगते हैं अपनी जो इमोशंस है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसीलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इमोशंस जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आते। वहाँ पर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पर उन्हें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा केयर की, अफेक्शन की, प्रॉपर लव की बहुत ही ज़्यादा उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारी डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देन वहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास है डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी। यानी कि दिन में सपने देखना वो चालू कर देते हैं। वो किसी चीज़ को पाने के लिए सिर्फ वो सपने देखते हैं, उनको पाने के लिए उनकी कोशिश वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहती। ड्रीम वो देखते हैं, डे ड्रीमिंग वो करते हैं, लेकिन उसी लाइफ में वो जीने की कोशिश करते हैं। उन्हें वो ऐसा नहीं करते कि जो अपनी फ्यूचर में लाइफ आने वाली है उनके लिए वो मेहनत करें, हार्ड वर्क जो करें वो उनके लिए उनसे नहीं बन पाता है, और वहाँ पर वो जो है सिर्फ डे ड्रीमिंग करने की कोशिश करते हैं। सभी जो एडोलेसेंट होते हैं उनकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है वो उनके सपने होते हैं। तो कुछ जो एडोलेसेंट होते हैं वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ को अच्छे बनाने के लिए, और उनके जो सपने होते हैं और उनकी जो होप्स होती है वो सेटिस्फाई भी हो जाती है, वो अपने सपने को पूरा भी कर सकते हैं, कर लेते भी हैं। और नेक्स्ट जो कुछ एडोलेसेंट होते हैं वो बिल्कुल भी अपने जो सपने होते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते, दिन में सपने देख लेते हैं। उनकी जो रूटीन है ना वो डे ड्रीमिंग में और उसी लाइफ में वो जीना पसंद करते हैं, और इसकी वजह से जो है उनके जो सपने हैं वो बिल्कुल भी पूरे नहीं होते। वो बोलते हैं ना, बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर, यानी कि हवा में महल बनाना, उसकी जैसा उनकी जो है लाइफ हो जाती है। तो इसीलिए डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी के वो शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ शेयरिंग इमोशंस। यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो अपने इमोशंस होते हैं वो दूसरों के साथ वो शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। वो जो है अपनी अंदर की जो कैपेसिटी है वो इमोशंस की शेयरिंग की वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। तो उनके पास जो है वो कैपेसिटी होती है अपने इमोशंस को शेयर करने की। ठीक है, देन
हमारे पास है कॉमन इमोशनल पैटर्न्स, यानी कि जो भी हमारे पास एडल्सेंस होते हैं उनके पास, सभी के पास जो कॉमन एडल्सेंस फैक्टर होते हैं, जैसे कि लव, एंजर, जेलेसी, फियर एंड वरी। ये पांचों जो फैक्टर्स है वो सभी के पास होते हैं और इनकी वजह से कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। इसीलिए जो है एडल्सेंस को क्या करना होता है, यहाँ पर जो है अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना होता है, तभी जो है वो उनके आगे की लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सभी कुछ बातें वो कर सकेंगे। लेकिन कब, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। जब जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनका यूज़ करें, लेकिन उन्हें कंट्रोल में रखना भी हमें आना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो है कॉमन इमोशनल पैटर्न्स जो सभी में होते हैं वो के कौन से हैं। लव हमारे पास है, एंजर जेलसी यानी कि दूसरे से जेलसी होना, फियर किसी बात से घबराना यानी कि जैसे कि इंटरव्यू हो जाए, हमारे एग्जाम्स हो गए, वरी होना किसी बात के लिए टेंशन लेना, ये सारी बातें जो है सभी के अंदर होती है, चाहे वो एडल्सेंट हो या फिर ना हो। लेकिन एडल्सेंस में क्या होता है, ये बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें इस स्टेज में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हमें सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉमन इमोशनल फैक्टर्स, पैटर्न्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज्ड कंपैरिजन, यानी कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। हमारे जो भी कज़न्स होते हैं या फिर हमारे जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हमारे पास हम क्या करते हैं, हमारा खुद का कंपैरिजन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें पता है हम इस दुनिया में एक इंसान सिर्फ अकेला ही उसके जैसा हो सकता है, उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम जो है एज अ एडल्सेंस किसका, हम सभी के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं खुद को कि हम नहीं, इसके जैसा हमें बनना है, ये हम इसके जैसे, इस तरह से हमारे जो है वो फीलिंग्स हो जाती है। तो हमें यहाँ पर किसी को, अपने को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेरिएशन इन इमोशनल मूड। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या हो जाता है, वेरिएशंस हो जाता है हमारे मूड में। यानी कि एक टाइम पे हम क्या रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और दूसरे ही टाइम पे हमारे जो है आंखों से आंसू निकल आते हैं, या फिर किसी टाइम हमारे ऐसा होता है कि हम रो रहे होते हैं और कुछ टाइम के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। इस तरह से जो है हमारी फीलिंग्स जो है, हमारे मूड्स जो है वो चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। या फिर हम क्या करते हैं, एक टाइम पे हम आसमान के ऊपर से, यानी कि जैसे कि हमारे पास सब कुछ है इस दुनिया में, हमारे से ज़्यादा कोई भी खुश नहीं होगा, हमारे से ज़्यादा कोई भी हैप्पी नहीं होगा, इस तरह की हमारी फीलिंग्स होती है। और दूसरे ही टाइम पर हम क्या होते हैं, इन डेप्थ ऑफ डिस्पायर्स हम होते हैं, यानी कि हमसे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा हमें लगने लगता है। या इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे लर्नर्स वेरिएशन इन इमोशनल मोड। यहाँ पर हम जो है हमारे इमोशंस को के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हमारे अंदर जितना कॉन्फिडेंट है शायद किसी के अंदर नहीं होगा, इस तरह से हमें लगता है। और नेक्स्ट टाइम पे हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर हम क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे ये बिल्कुल ना हो पाएगा, इस तरह की बातें हम क्या करने लगते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे जो है वेरिएशंस होता है, कहाँ पे, इमोशनल मूड्स में हमारे जो है वो वेरिएशन होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, लर्नर्स वेरिएशन इन इमोशनल मूड्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर्स की इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। ठीक है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी, नॉट अंडर कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी, कैपेसिटी ऑफ शेयरिंग इमोशंस, कॉमन इमोशनल पैटर्न्स, इंक्रीज्ड कंपैरिजन एंड लर्नर्स वेरिएशन इन इमोशनल मोड्स। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पर बता दीजिए कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो हम कवर कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। तो हमारे पास इसके भी बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे भी हमें क्या करना है, अच्छे से याद रख लेना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हैं जो कि इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे
होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी जो भी इंटेलिजेंस पावर होती है यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। जहाँ से हम 12 to 18 ईयर्स ओल्ड में हम क्या करते हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हम अपनी स्टेज जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी इंटेलिजेंस जो है हमें क्या करनी होती है, डेवलप करनी पड़ती है। इंटेलेक्चुअल पावर जैसे हमारी लॉजिकल थिंकिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, साथ ही साथ हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये सारी बातें जो है हमारी हमें इंक्रीज़ करनी होती है इन दिस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड में हमारी ये सारी बातें हमें क्या होती हैं, हमें इंक्रीज़ करनी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारी जो ये रीजनिंग की और ये थिंकिंग की जो हमारी पावर हो जाती है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है अप टू द एंड ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी छोटा बड़ा क्वेश्चन हो उससे हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, यानी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन स्पैन ऑफ अटेंशन, यानी कि इस जो हमारा पीरियड होता है एडोलेसेंस पीरियड हम जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो है हमारी स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि कोई भी एक चीज़ वो जो है हमें लॉन्गर टाइम के लिए याद हो जाती है, कंसंट्रेशन जो है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पैन ऑफ अटेंशन हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन जो है इंक्रीज़ हो जाता है। अगर कोई भी बात हमारे साथ हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का मीनिंग अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, उसे लाइफ टाइम के लिए हमें याद हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन स्पैन ऑफ अटेंशन, हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है। यहाँ पर जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कोई भी सिचुएशन हमारे साथ क्यों ना हो तो हम क्या करते हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो भी क्या है, खुद से हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन होगा, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं इस बारे में और उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं विदाउट एनीवन्स हेल्प, किसी की मदद लिए बिना हम इसके क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हम उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से क्या करते हैं, कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इससे हमें क्या करना है, खुद ब खुद बाहर निकलना है, किसी की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये हो गई इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। देन नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो आपने देख ली। अभी हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम इसे कहाँ पे कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पर अगर हमारी जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। यानी कि हम जो भी टर्म्स जो भी सीखते हैं इस स्टेज में, तो हमारी जो है थिंकिंग वहाँ पर डेवलप हो जाती है। हम किसी और तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हमारे जो यहाँ पर है वो डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से हम जो है हमारे अंदर के जो भी एबिलिटीज़ है वो खुद ब खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज़ है उसे हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर हमारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। अभी इमेजिनेशन का यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, अब जैसे कि हमारे पास आर्टिस्ट हैं, होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, पोएट्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन्हें क्या होता है, अपने आप हमारी जो है इमेजिनेशन पावर है उन्हें इंक्रीज़ करनी होती है। अगर वो कुछ ना कुछ इमेजिन करेंगे कुछ नया, तभी हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा, हमें कुछ देखने को मिलेगा। जो भी आर्टिस्ट, यानी कि अगर हम स्टोरी राइटर हमारे पास फिल्मों में होते, अगर उनके बारे में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें क्या होता है, उनकी जो है इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे पास जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नए नए आइडियाज़ पे हमारे पास फिल्म आती है। इसी तरह से सीरियल्स में भी वैसा ही होता है।
सेम अगर हमारे लाइफ में जैसे कि म्यूजिशियंस हैं, वो बहुत ही नया म्यूज़िक लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, पोएट बहुत ही ज़्यादा नई नई पोएम्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से हमारी जो है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो है इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंक्रीज इन स्पैन ऑफ अटेंशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। देन नेक्स्ट हमारे पास है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके साथ साथ हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज बस इतनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा एक ही दिन में अगर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी तो आपको ओवरराइट हो जाएगा। तो इसलिए बस इतने ही 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी की जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है। आपको पढ़ाने के लिए ये सारी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आसान हमारे लिए नहीं होता है। तो जल्दी से वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हाँ आपकी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।